आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आइए आज हम लोग बात करते हैं कल जो टेस्ट हुआ उस टेस्ट के बारे में। जो देखते हैं क्या क्या सही सही आंसर है ना। इसके बारे में बातचीत कर लिया जाए, एनालिसिस कर लिया जाए, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा आप सबों का। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, खनिजों के गुण धर्म एवं संरचना के आधार पर धात्विक खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है। खनिजों की गुणधर्म एवं संरचना के आधार पर धात्विक खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद ये सब अभी हम दिखाएंगे आपको बुक में कहाँ कहाँ पर है ना। बस इसको पहले टिक लगाते जाइए, है ना। चलिए अगला है, भारत में खान एवं खनिज विकास विनियमन एक्ट 1957 के अनुसार खनिजों को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, दूसरा भी हो गया। तीसरा है, भारत में पहला खनन कानून कब बना? भारत में पहला जो खनन कानून बना भारत के आज़ाद होने के 5 साल बाद, अर्थात 1952 में बना पहला। ठीक है, उसके बाद आइए अगला देखते हैं, गुजरात आनंद, है ना। क्या? गुजरात आनंद विश्व प्रसिद्ध है। किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? आप जानते होंगे, ये डेयरी उद्योग के लिए। हम लोग पढ़े थे उस समय, है ना, चैप्टर पढ़ रहे थे। तो मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी है? कौन सी धातु है? आभूषण के रूप में महिलाएं लोग करते थे, तांबा। अगला है, एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? एल्युमिनियम का कच्चा माल कौन सा है? बॉक्साइट। ठीक है, ये भी आपका हो गया। और उसके बाद आपका भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई कब हुई? 1991 में। ठीक है, उसके बाद है, खनन के निजीकरण के बाद सकल घरेलू उत्पाद में खनन का योगदान कैसा रहा? घटा या बढ़ा? घट गया। 3% था, 3 से भी घट करके 2.3% हो गया, तो घटा ना। तो अगला ये 9वां नंबर देखते हैं, क्या बात है 9वां नंबर में। देश में लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? 3रे स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद अगला है, आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत पेट्रोल। बहुत लोग कोयला मारे हैं, है ना। आधुनिक युग का सबसे फेमस हो चुका है पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है, उसके बाद आइए खाली स्थान देख लेते हैं। खाली स्थान में क्या है कि बहुत लोग गलत भरे हुए हैं, है ना। तो देखिए पहला में क्या रहेगा, भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश में हुगली और इधर वी से विशाखापट्टनम समझ लीजिए। उसके बाद बोल रहा है, जबकि पश्चिम तटीय प्रदेश में गुजरात और मुंबई। क्या? मुंबई, मुंह से मुंबई समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में किस स्लरी पाइपलाइन, यानी बैलाडीला खदान से, कहाँ से? बैलाडीला या दंतेवाड़ा आप लिख सकते थे। बैलाडीला खदान से विशाखापट्टनम को पहुंचाया जाता था, है ना। उसके बाद अगला, मोटर गाड़ी उद्योग भारत के खालिस्तान और खालिस्तान में तो मुंबई पुणे उद्योग और हुगली उद्योग, 2, है ना। उसके बाद
आप लिख दीजिए तांबे का सर्वाधिक उपयोग विद्युत क्षेत्र में, धरती पर कोयला ऊर्जा के साधन के रूप में, ऊर्जा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। धरती पर कोयला ऊर्जा के साधनों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, या तो शक्ति भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात रही ईंधन, है ना, तो ईंधन के रूप में भी लाया जाता है, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट है उसमें जो होगा ऊर्जा या शक्ति, सबसे पहली चीज उसमें वो पूछना वही चाह रहा है ना। अब आइए सही जोड़ी मिलाते हैं। सही जोड़ी देखिए, यूरेनियम परमाणु ऊर्जा वाला है, कोयला, कोयला, एक मिनट इसको और ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, कोयला का आंसर नहीं दिख रहा है ना, तो कोयला, कोयला ऊर्जा खनिज है, देख लिए ना, ऊर्जा यही आंसर था, आप ध्यान देंगे तो बन जाएगा। तांबा धात्विक खनिज, चूना अधात्विक खनिज, चूना पत्थर, मैग्नीशियम अलौह। अब बात यहाँ है थोड़ा सा, इसमें एक कन्फ्यूजन आप लोगों को लगेगा, तांबा को भी आप अलौह में डाल सकते थे और मैग्नीज को भी धात्विक डाल सकते थे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता दोनों में से। ठीक है, तो इस तरह से ये मिल गया आपका सही जोड़ी भी। अब आइए हम लोग बुक में देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ आंसर है ना। आपको लगेगा कि नहीं 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 कहाँ से आ जाता है, बुक में कहाँ से आएगा, सब बुक में है। अगर बुक को जो मैं पढ़ाया था वो ध्यान से अगर देखे होंगे तो पता चल ही जाएगा। देखिए पहला एक्ट के बारे में पूछा था ना कि खनन उद्योग के लिए सबसे पहले जो है अधिनियम बनाया गया, माइंस एक्ट। माइंस माने क्या होता है ना, खनन। तो माइंस एक्ट 1952 में पहली बार बनाया गया, ध्यान रखिएगा, ये सब पूछने वाले चीजें हैं। उसके बाद आइए फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा लेट नहीं लगेगा ना। तो वो दिख गया आपको पहला वाला। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में किया गया है। कब किया गया है? 1991 में किया गया है। ये भी आपको समझ में आ गया कि कब किया गया है शुरुआत। उसके बाद देखिए कि खनन के निजीकरण के कई प्रभाव पड़े। 20 वर्ष में देखे गए कि जिनका प्रभाव चिंताजनक है। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में खनन का हिस्सा 2000 में 3% था, जो कि 2014 में घटकर 2.3 हो गया। मतलब निजीकरण के बाद क्या हुआ? घट गया। यानी इससे जिन लोगों को रोजगार मिल रहा था वह इन 14 वर्ष में स्थिर रहा, और यानी न आय बढ़ी है और न ही रोजगार। दूसरी ओर यह देखा गया कि खनन द्वारा उत्पादन बढ़ा है। खनन द्वारा उत्पादन बढ़ा है, मगर इससे राज्य को आय कम मिली है, अर्थात आय क्या हो गया? कम हो गया, मतलब घटा है। ठीक है, तो ये घट करके कितना हो गया? ये यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद के बारे में है, तो सकल घरेलू उत्पाद में ये घट करके इतना हो गया, अर्थात घट गया। ठीक है, बस इतने जानना था यहाँ पे। अब आइए आगे मैं उत्तर दिखा दूँ आपको सटासट। अब यहाँ पे आइए, ये देखिए, है ना, ये पूछा गया था कि भारत में खान एवं खनिज विकास विनियमन एक्ट 1957 के अनुसार खनिजों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। आंसर दिख गया आपको 4। दूसरा क्वेश्चन का है ये, 4 भागों में। अब आ गया ये परमाणु ऊर्जा, यानी परमाणु खनिज, यूरेनियम दिख गया, ऊर्जा खनिज कोयला दिख गया, धात्विक खनिज में आपको दिख गया होगा क्या? मैग्नीज और तांबा दोनों दिख गए। अधात्विक खनिज में आपको दिख गया होगा चूना पत्थर। ये लो, चूना पत्थर कैसा खनिज था? अधात्विक। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ से ना क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ध्यान रखना है। खनिजों के गुण धर्म और संरचना के आधार पर खनिजों को कितने भागों में बांटा गया? 2 वर्गों में बांटा गया। लेकिन यहाँ पे पूछा था धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज को। धात्विक खनिज को भी 2 उपवर्गों में बांटा गया। ऐसे खनिज जिसमें लौह अंश होता है 2 वर्गों में बांटा गया। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो यहाँ ये और एक ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देख लेना है
जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज कैसा है, लोहा अंश, जिसमें लोहा अंश है तो मैग्नीज में है, क्रोमाइट में है, पायराइट में, टंगस्टन, निकिल, कोबाल्ट में। लेकिन दूसरा खनिज ऐसे खनिज हैं जिसमें लोहा का अंश नहीं होता है, जैसे चांदी, सोना, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, है ना, टिन, मैग्नीशियम, यही पूछा था ना मैग्नीशियम। तो आप इसको लिख सकते थे अलौह, लौह अंश नहीं मतलब अलौह, ठीक है, बन जाएगा। और अधात्विक में देख रहे हैं, अधात्विक में, अधात्विक खनिज के धातु नहीं, अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होते हैं, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, ठीक है। तो ये आप अब यहाँ पे समझ गए होंगे। चले आगे, आगे चलिए, आगे देखिए। यहाँ पे अब आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ यानी देश में लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर था। बस यहाँ से इतने पूछा गया था। हाँ, बाकी आप तो बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। कहीं से क्वेश्चन पूछे, बुक को अगर ध्यान से 4-4 बार पढ़ दिए तो लोग को टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है ना। अब यूट्यूब में पढ़ा दिया गया है, आप यूट्यूब को 4 बार 5 बार देख जाइए पूरा हर चीज़ों को, उसके बाद आपका बुक दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। तो देखिए तांबा, ये तांबा है, जो तांबे का उपयोग मानव प्राचीन काल से कर रहा है, यानी साथ में तांबा और टिन, तो उससे हमको मतलब नहीं है। तांबे का सबसे पहले यानी प्राचीन काल से उपयोग में लोग ला रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था ये। उसके बाद आइए देख लेते हैं आगे। हाँ, और क्या कुछ नहीं, चलिए आगे। ये देखिए बॉक्साइट, बॉक्साइट जो दिख रहा है, बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का प्रमुख स्रोत है। किसका है, एल्युमिनियम धातु का प्रमुख स्रोत है, जिसे हम बॉक्साइट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कोयला, कोयला देख लीजिए, कोयला ऊर्जा के स्रोतों में कोयला प्रमुख संसाधन है, ऊर्जा के स्रोतों में, ठीक है। बाकी ईंधन उंधन सब है, लेकिन ये पहला जो प्रोमिनेंट है उसको ध्यान दो। तो उसके बाद आइए यहाँ देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत पेट्रोलियम है। सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत क्या है, पेट्रोलियम है, दिख गया। और ये वीडियो तो और अच्छा है कि खाली टेस्ट वाला जितना लेक्चर है उसको सुन लो तो पूरे आपका आंसर दिख जाएगा धड़ाधड़। उसके बाद आइए आगे देखते हैं उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाला कारक। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ जो उदाहरण है कि उदाहरण के लिए दंतेवाड़ा से खोदा गया लौह अयस्क पानी के साथ घोलकर पाइपलाइन के माध्यम से बहाकर 250 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम बंदरगाह तक ले जाया जा सकता है ना। वही क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ का संबंध में, जो खाली स्थान था वहां उसे लौह कंकड़ के रूप में परिवर्तित करके निर्यात किया जाता है, जिसे किरंदुल विशाखापट्टनम स्लरी लाइन है ना, स्लरी पाइपलाइन इसी तरह की एक पाइपलाइन उड़ीसा में भी बनी हुई है। बस हम लोग को छत्तीसगढ़ वाला देखना था, जो कहाँ से खोदा गया, दंतेवाड़ा से, ठीक है, बालाडीला खान से। उसके बाद देखिए भारत में बृहद औद्योगिक प्रदेश। अब आपसे पूछा गया था ना कि कहाँ कहाँ मोटर गाड़ी वगैरह और कौन किस दिशा में है, वो सब दिखाऊंगा अभी। देखिए मुंबई से क्या क्या बन रहा था, मुंबई औद्योगिक प्रदेश में आपको दिखाता हूँ क्या मोटर गाड़ी बनता है, बिल्कुल बनता है। ये देखो मोटर गाड़ी बना। तो उसके बाद आपको दिखा दूँ हुगली में मोटर गाड़ी बना कि नहीं बना, हुगली, ये देखो हुगली में भी मोटर गाड़ियाँ बनी, ठीक है, दिख गया ना। तो ये पढ़ोगे ध्यान से तो सब बनेंगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं बनेंगे, ओके। हाँ अब देखो यहाँ पे देखो ये गुजरात में है, गुजरात औद्योगिक प्रदेश पश्चिमी तट में, और मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश पश्चिमी तट में। ये पश्चिमी तट में दो दिख गया आपको, चलिए ठीक। हाँ अब रही कन्फ्यूजन ये कि नहीं यहाँ भी तो पश्चिम तट में है, पश्चिम तट में नहीं या दक्षिण पश्चिम तट में है, ध्यान रखना।
उसके बाद पूर्वी तट में 2 बंदरगाह, एक तो हुगली औद्योगिक प्रदेश और विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश, दोनों दिख गया। हाँ, तो यही है। उसके बाद ये लास्ट हो जाता है। बस, धन्यवाद। ये आपका आंसर का एनालिसिस हो गया। अब आप इसको जो है देख लीजिए।